नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम हरीश रावत के सरकार गिराने के बयान के बाद गरमाई सियासत। राजनीतिक बयानबाजी पर मंत्री उनियाल ने कसे तंज और उम्र और मानसिक संतुलन पर की टिप्पणी। हरदा ने किया पलटवार। केदारनाथ उपचुनाव पर सियासी दलों ने किए दावे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेसी प्रत्याशी की जमानत होगी जब्त, भारी बहुमत से दिलाएंगे जीत। स्टोन क्रेशरों के 50 करोड़ जुर्माना माफी मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। खनन सचिव को अदालत में पेश होने के आदेश। 3 सितंबर तक दें जांच रिपोर्ट। रामनगर में मंडी समिति के बाहर से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। पीडब्ल्यूडी की सड़क पर काबिज 35 कब्जों पर चली जेसीबी। नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद हुई कार्रवाई। राज्यों के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। अल्मोड़ा जिले में उफनते नाले में फंसी एम्बुलेंस। स्थानीय लोगों ने नवजात और मां को बचाया। और अब खबरें विस्तार से। अक्सर अपने राजनीतिक बयानों से दूसरे नेताओं को असहज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार स्थायी राजधानी के बयान पर कई नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। और निशाना भी ऐसा कि एक वक्त में हरदा के खास रहे मंत्री सुबोध उनियाल ने उनकी उम्र और मानसिक संतुलन पर टिप्पणी कर डाली। देखिए एक खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा और उनके साथी अगर उनकी सरकार न गिराते तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्णकालिक राजधानी घोषित हो चुकी होती। हरदा के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। अपने बयान को लेकर हरदा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम जिस तरीके से गैरसैंण की एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, विधानसभा भवन बना दिया था, 4 डिवीज़न वहाँ खड़े कर दी थी, ये हुड्डा नाम की संस्था खड़ी करके टाउनशिप की प्लानिंग कर दी थी, हेलीपैड बना दिया था, सड़कें बना दी थी, गैरसैंण चौकुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बना दिया था और जिला बनाने की प्लानिंग कर ली थी। और हमने उसके साथ जो है सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपये का प्रोविज़न करके एक वेबकोस नाम की संस्था को टेंडर दे दिया था और 500 आवासीय भवन बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया था। तो वो सब देखते हुए मैं कह रहा हूँ, यदि उस समय हमारी सरकार को अस्थिर नहीं किया गया होता, उस अस्थिरता का प्रभाव ये पड़ा कि एक वित्तीय वर्ष के 6 महीने, जिसमें 4 महीने तो हमारा बजट ही पारित बजट, विधानसभा द्वारा पारित बजट जो है वो गवर्नर ने दबा दिया। हरीश रावत के इस बयान के बाद कभी उनके करीबी रहे और वर्तमान में भाजपा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने गंभीर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास लेकर वानप्रस्थ की ओर चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्र के लिहाज से उनके दिमाग पर भी अब असर होने लगा है और वो अब उल जुनून बातें करने लगे हैं। उनियाल ने कहा कि आज उत्तराखंड में हरीश रावत एक चलती फिरती झूठ की मशीन मात्र बनकर रह गए हैं। उनियाल ने कहा कि हमारे कांग्रेस छोड़ने के 1 साल बाद तक भी हरीश रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाया। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण पे फैसला लिया। देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है। सुबोध उनियाल द्वारा की गई टिप्पणी के बाद हरीश रावत भी चुप नहीं रहे। उन्होंने सुबोध उनियाल पर पलटवार किया। हरदा ने कहा कि उस समय षड्यंत्र पूर्वक भाजपा और जो खतरनाक महापापी बल्द अर्थात बैल हैं, जो अपने मालिक को सिंह मारते हैं, उन्होंने सरकार को असहज कर दिया और हमें समय नहीं मिला। जिस 1 साल का जिक्र सुबोध उनियाल कर रहे हैं, उसमें 7 महीने तो अस्थिरता उन्होंने पैदा की और फिर आचार संहिता लग गई।
हरदा ने कहा कि गैरसैंण का मामला जो नहीं सुलझा उसका पूरा दोष 2016 के गुनहगारों के ऊपर है। उत्तराखंड को उनसे हिसाब लेना चाहिए, वरना उत्तराखंड पछताएगा। जिस एक साल की जिक्र ये हमारे दोस्त कर रहे हैं, उस एक साल में 7 महीने तो अस्थिरता के मामले इन्होंने पैदा कर दी और उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई। तो इसलिए आज यदि गैरसैंण का मामला अनरिजॉल्व्ड है तो वो उसका पूरा दोष 2016 के गुनाहगारों के ऊपर है और उत्तराखंड को आज नहीं तो कल उनसे हिसाब लेना चाहिए। यदि हिसाब नहीं लेगा तो उत्तराखंड पछताएगा। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा हरदा की उम्र और मानसिक संतुलन को लेकर की गई टिप्पणी पर भी उन्होंने चुटकी ली। हरदा ने कहा कि इससे पहले भी कई लोग इस तरीके की आकांक्षा पाल चुके हैं, जिनमें से कुछ तो भाजपा में चले गए, दूसरी ओर ऐसी आकांक्षा पालने वाले कुछ ऊपर भी चले गए। कई लोग इससे पहले भी इस तरीके की आकांक्षा पाल चुके हैं। कुछ लोग जो है भाजपा में चले गए हैं ऐसी आकांक्षा पालने वाले, कुछ लोग ऐसी आकांक्षा पालने वाले ऊपर भी चले गए हैं। तो ये तो बहुत लोगों की आकांक्षा रही। सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गैरसैंण वाले बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि हरदा द्वारा गैरसैंण पर दिए गए बयान से और कितनी सियासत गरमाती है। देहरादून से जन टीवी के लिए संवाददाता हिमांशु बरमूला के साथ कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, विजय बहुगुणा और उनके साथी अगर उनकी सरकार ना गिराते तो गैरसैंण जो है अब तक राज्य की पूर्णकालिक राजधानी घोषित हो चुकी होती। ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा दिए गए हैं और अब इसी बयान पर सियासत जो है लगातार गर्मा गई है। उनके करीबी माने जाने वाले सुबोध उनियाल ने उनकी उम्र और मानसिक स्थिति को लेकर भी अब सवाल उठाए हैं। क्या कुछ अभी का अपडेट? आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में स्थायी राजधानी का मुद्दा हमेशा से कोई भी पार्टी रही है वो आवाज उठाती रही है, क्योंकि उत्तराखंड अभी भी अपनी अस्थायी राजधानी देहरादून को मानता है और स्थायी राजधानी अभी उत्तराखंड के पास नहीं है। हालांकि ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर ली जाए, जो पहले नैनीताल हुआ करती थी, बाद में ग्रीष्मकालीन राजधानी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। हालांकि अब जो है गैरसैंण को लेकर एक बार राजनीतिक सियासत गर्मा चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 2016 में हरीश रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी सरकार यहाँ पर अस्थिर हुई। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा और आज अब वो इस चीज को लेकर मलाल में है कि 2016 में अगर वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर देते तो उत्तराखंड की राजधानी का मसला कहीं ना कहीं हल हो जाता। क्योंकि 2016 में हरीश रावत की सरकार अस्थिर हुई, आज वो बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जो पूर्ववर्ती उनके साथी रहे हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, इसके साथ ही साथ जो जिन्होंने कांग्रेस को अस्थिर करने का काम किया है, उन्होंने सारा का सारा दोष गैरसैंण को स्थायी राजधानी न बनाए जाने पर उन पर दिया है। हालांकि उस समय के जो कांग्रेस के विधायक रहे और आज वर्तमान में भाजपा में कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने इसको लेकर बयानबाजी पर टिप्पणी की और उनका साफ तौर पर कहना था कि हरीश रावत झूठ बोल रहे हैं और हरीश रावत हम पर जो स्थायी राजधानी है उसको न बनाए जाने का दोष दे रहे हैं कि हमने इसको बनाने के लिए मना किया। तो इसी पर सुबोध उनियाल ने यह भी कहा कि जो हरीश रावत है वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें अब राजनीति से भी संन्यास लेने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस बीच क्योंकि हरीश रावत ने यह भी कहा था कि 2016 में जब हम मुख्यमंत्री थे उस दौरान में हमने वहां पर हेलीपैड बना दिया था, विधानसभा भवन को बना दिया गया था, सड़कें बना दी गई थी और गैरसैंण के विकास के लिए 500 आवासीय भवनों की भी जो है डीपीआर तैयार कर दी थी। और इसके साथ ही साथ जो है अवस्थापनों के लिए जो डीपीआर तैयार की गई थी वो भी, इसके साथ ही सबसे बड़ी बात सचिवालय के निर्माण के लिए भी वहां पर जो है डीपीआर तैयार कर दी गई थी। लेकिन आज तक वहां पर सिर्फ विधानसभा भवन के अलावा और एमएलए हॉस्टल के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी तो है लेकिन वहां पर अवस्थापना इतनी नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने साफ तौर पर जो अभी मानसून सत्र में वहां पर विधानसभा सत्र हुआ था उसको लेकर उसने साफ तौर पर कहा कि गैरसैंण का विकास जो करना है वो हमारी सरकार करेगी और गैरसैंण का हमें सर्वांगीण विकास करना है।
तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर सीरियस है कि गैरसैंण में जो है अवस्थापनाएं जो है बढ़ाई जाए। जो राज्य कर्मचारी वहां पर जाते हैं ड्यूटी के दौरान में, या जो पत्रकार जाते हैं, या फिर जो भी कर्मचारी वहां पर जाते हैं बजट सत्र के दौरान में, तो वो वहां पर रह सकें। हालांकि हरीश रावत ने बार बार साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार को अस्थिर न किया जाता या मुझे धोखा न दिया जाता तो आज गैरसैंण का जो राजधानी का मसला है हल हो जाता, क्योंकि उत्तराखंड में आंदोलनकारियों की लगातार मांग भी राज्य गठन के बाद से यही रही है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। और इसके साथ ही साथ जब गैरसैंण में बजट सत्र होता है या विधानसभा सत्र होता है तो तब वहां पर जो है तमाम जो आंदोलनकारी हैं गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग करते हैं। जी श्वेता। जी हिमांशु, पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सियासत तो गर्मा गई है, लेकिन अब देखना होगा कि बयानबाजी का दौर जो है वो कब तक जारी रहता है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड की रिक्त हुई केदारनाथ सीट को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। बता दें, उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से विधायक रही शीला रानी रावत के निधन के बाद यह सीट रिक्त हो चुकी है, जिसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में उत्तराखंड में पिछले दिनों हुए बद्रीनाथ और मंगलोर सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीती थी। वहीं अब केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दावा किया है कि वह केदारनाथ सीट भारी बहुमत के साथ जीतेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बचेगी केदारनाथ के अंदर। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रभावी रूप से वहां चुनाव लड़ने जा रही है। वो सीट भाजपा की थी, भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र में विपक्ष को मात्र 30 मिनट का समय दिया गया, जिसमें से 2 मिनट का उनको समय दिया गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर के 50,000 रुपए किया जाए और किसानों को आपदा धनराशि बाजार मूल्य पर दी जाए और व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है उसको आकलन के हिसाब से दिया जाए। उनका कहना था कि हमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एवं अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करनी थी, परंतु प्रदेश सरकार ने विपक्षी दल को कम समय दिया, जिससे हम अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाए। वहीं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा में विफल रही है और विधानसभा सत्र गैरसैंण में किया गया, लेकिन पहाड़ की समस्याओं को नहीं सुना गया। हमें बड़ी उम्मीद थी कि मानसून सत्र को चलाया जाएगा और आपदा, भ्रष्टाचार, चारधाम जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार सुनवाई करेगी, लेकिन सरकार ने जो भी गैरसैंण में सत्र चल रहा है और मानसून सत्र है, चारों ओर आपदा हुई और सरकार आपदा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकार भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे चार धामों की स्थिति बहुत खराब है, सरकार चार धाम पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, मेरा ये कहना है कि सरकार इन सब मुद्दों से इसलिए बच रही थी कि आपदा में सरकार लोगों को राहत नहीं दे पाई और भ्रष्टाचारियों को सरकार लगातार संरक्षण दे रही है और एक्सटेंशन दे रही है। डोईवाला में अर्ध और पूर्व सैनिक संगठन ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें शिरकत करने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। यहां तमाम पूर्व और अर्ध सैनिकों ने गर्मजोशी से सांसद चुने जाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के विधायक में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के विकास के निरंतर कार्य किए, हम सब पूर्व फौजी और राष्ट्रवादी हैं, हम हमेशा देश हित की सोच रखते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व फौजियों के लिए जो कार्य किए हैं वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। बहुत आभारी हूँ जो हमारे पूर्व सैनिक और सैनिक संगठन जो देहरादून जिले से के यहाँ पर आए हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और निश्चित रूप से सैनिकों से मेरा एक विशेष लगाव हमेशा से रहा है और मैं समझता हूँ हर किसी का रहना भी चाहिए और ज़्यादा लोगों का रहता भी है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि किसी तरह की अगर मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो मैं आपके सदैव तत्पर हूँ। हमारे जो सांसद हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो एक तो सैनिक पुत्र हैं और मुख्यमंत्री का रहते हुए भी वो सैनिकों से जुड़े हुए रहे हैं। मांगे सैनिकों के मान सम्मान की बातें हैं। कुछ सैनिकों का आज की डेट में प्रॉपर्टी इश्यूज़ आ रखा, जो सैनिक सर्विस कर रहे, कुछ ज़मीनें खरीदते, वहाँ बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, उनके बारे में बातें हुई हैं। और
हमारे जो लोग सेना में सर्विस कर रहे हैं उनके बच्चे यहाँ रह के उनकी मिसेज उनकी पत्नियाँ जो बच्चों को पढ़ा रही हैं उनको कई जगह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बातचीत की है और मान सम्मान की बात है। थल भाजपा मंडल में भाजपा संगठन पर्व के तहत थल के गोचर में सदस्यता अभियान 2024 के लिए मंडल कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि डीडीहाट विधानसभा के विधायक विशन सिंह चौफाल रहे। विधायक ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि भाजपा की सदस्यता अभियान का उद्देश्य सिर्फ एक नए सदस्य बनाना नहीं बल्कि आम लोगों तक पार्टी की स्वच्छ विचारधारा को पहुंचाना है। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर नए सदस्य बनाना पहली प्राथमिकता है। पार्टी हमारे थल मंडल की 2024 की जो सदस्यता अभियान उसकी कार्यशाला की यहाँ पर बैठक थी। इस बैठक में सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे और बैठक में किस ढंग से सदस्यता बनानी है उसकी जानकारी इन सारे कार्यकर्ताओं को दी और इनके क्षेत्र की जो समस्या थी उन समस्याओं को भी नोट किया और व्यक्तिगत जो समस्या थी छोटी मोटी अधिकारियों के माध्यम से टेलीफोन के माध्यम से भी उन समस्याओं का समाधान किया गया। हाईकोर्ट में विभिन्न स्टोन क्रेशर में अवैध खनिज भंडारण पर लगाए गए 50 करोड़ से अधिक के जुर्माने को नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी की ओर से माफ किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने खनन सचिव को 3 सितंबर को जांच रिपोर्ट के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश ऋतु वाहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता चोर गलिया नैनीताल निवासी भुवन चंद्र पोखरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2016 और 17 में नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी ने कई स्टोन क्रेशरों पर अवैध भंडारण करने पर लगाए गए 50 करोड़ से अधिक के जुर्माने को माफ कर दिया था। कहा गया कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने उन्हीं स्टोन क्रेशरों का जुर्माना माफ किया जिन पर जुर्माना करोड़ों में था। नैनीताल में पैरोल और फरलो देने की मांग को लेकर के कैदियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जिलों के पुलिस प्रमुखों को ऐसे आवेदन हाईकोर्ट के बजाय जेल महानिरीक्षकों को भेजना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड जेल में मैनुअल में प्रावधान है कि नियमित पैरोल और फरलो मंजूर करने के लिए आईजी जेल ही सक्षम अधिकारी है। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में मुख्यालय, जेल प्रशासन और सुधार सेवा विभाग का 23 अगस्त का सर्कुलर पेश किया। याचिकाकर्ताओं ने हरिद्वार जेल अधीक्षक के माध्यम से पैरोल के लिए आवेदन किया था। उन्होंने अलग अलग आधार पर पेरोल मांगी है। सरकार ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए कहा कि आईजी जेल को नियमित पैरोल या फरलो मंजूर करने का अधिकार है, इसलिए इन आवेदनों को आईजी जेल को भेजा जाना चाहिए था। माधोपुर गांव में 25 अगस्त को तालाब में मिले शव को लेकर पुलिस ने प्रेस वार्ता की। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मोनू की मौत पानी में डूबने से हुई है। इसे सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही थी कि उसे गोली लगी है या दांत टूटे हुए और पैर बंधे थे, ऐसा कुछ भी नहीं निकला है। एसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम पूरे पैनल के साथ किया गया है, साथ ही भ्रामकता फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब शव निकाला गया था तो पैर बंधे होने नहीं पाए गए। तो इस तरह की भ्रामक टिप्पणियों से लोग बचें ताकि हमारा जो सामाजिक सौहार्द है और सामुदायिक सामंजस्य है वो दुष्प्रभावित ना हो। राज्य में मौसम का जोर जारी है। इसके चलते आज भी प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले शामिल हैं। यहाँ कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में नहीं जाने की अपील की है।
अल्मोड़ा जिले में मोहान के पास पनियाली नाले के उफान पर आने से मंगलवार को 300 से अधिक लोग फंस गए, क्योंकि इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर हुई इस घटना के कारण काफी व्यवधान उत्पन्न हो गया। इसके बाद आपातकालीन बचाव अभियान चलाना पड़ा। नाले के उफान पर आने से काशीपुर और बुआखाल के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात ठप हो गया। स्थिति तब और खराब हो गई जब एक गंभीर रूप से बीमार नवजात और उसकी मां को ले जा रही एक एम्बुलेंस, जो तत्काल उपचार के लिए सॉल्ट से रामनगर जा रही थी, बढ़ते पानी में फंस गई। विकासखंड जोशीमठ के पगनो गांव में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को तहसील प्रशासन ने राहत राशि के चेक, सहायता और खाद्यान्न किट वितरित किए। नायब तहसीलदार आशीष जोशी ने बताया कि विगत 22 अगस्त को पगनो गांव के ऊपर पहाड़ी में हुए भूस्खलन से 7 परिवार प्रभावित हुए थे, जिसमें से एक परिवार का आवासीय भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर उसे 1,30,000 सहायता राशि और 5,000 की अहेतुक सहायता राशि का चेक दिया गया। 2 परिवारों के भवन आंशिक क्षति होने पर 6,500 रुपये प्रति परिवार और 5 परिवारों को अहेतुक सहायता राशि के तहत प्रति परिवार 5,000 के चेक वितरित किए गए। सभी प्रभावित परिवारों को पहले ही खाद्यान्न किट भी दी जा चुकी हैं। प्रशासन की टीम आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दे रही है। भूस्खलन प्रभावित गांव पगनो की विस्थापन की प्रक्रिया भी जारी है। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर फिर से एक बड़ा भूधसाव हुआ। अचानक सड़क का एक हिस्सा पानी के रिसाव के कारण धंस गया, जिससे यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। 1 महीने पहले भी वर्कशॉप लाइन में इसी तरह सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसे रिपेयर करने के लिए काफी समय तक यातायात डाइवर्ट किया गया था। प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग की नहरें काफी पुरानी हो चुकी हैं, जिनमें लगातार इस तरह से धंसाव हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि सिंचाई विभाग ने नैनीताल रोड पर हुए धंसाव को रिपेयर करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा सिंचाई विभाग को वर्षों पुरानी नहरों का दोबारा से सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। पानी की नहर है और इसमें कल शाम को धंसाव की सूचना मिली थी। उसके बाद से विभाग ने इसको टेकअप किया है और आज इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि स्लैब जो है वो सुरक्षित है, मात्र उसकी जो दीवार है उसमें नुकसान हुआ है। तो 3 से 4 दिन में ये अपनी जगह रिस्टोर कर दिया जाएगा। रामनगर में प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल एवं JCB मशीन की मदद से मंडी समिति के मुख्य गेट के बाहर लोक निर्माण विभाग की सड़क पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को अतिक्रमणकारियों के किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। मामले में जानकारी देते हुए SDM राहुल शाह ने बताया कि फरवरी माह में इस क्षेत्र का सीमांकन कर लोक निर्माण विभाग की सड़क पर 35 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए थे। इसके बाद में अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने के साथ ही पक्ष रखने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन सभी को नोटिस भेजकर अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा जबरन अतिक्रमण किया गया था। SDM ने बताया कि इस क्षेत्र से अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिया गया है। मंडी परिसर के जो फ्रंट एरिया है वो मार्ग है हमारा PWD का ढेला मार्ग। इसमें विगत कई वर्षों से 35 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसमें से 11 से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसमें दुकानें चल रही थी। उसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा यहाँ आवासीय भवन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि इस अतिक्रमण के संबंध में फरवरी में हमारे द्वारा सीमांकन किया गया था। सीमांकन में सभी को चिन्हित किया गया था, सभी को उसमें बता भी दिया गया था कि आप PWD की ज़मीन पर बैठे हैं, आपको हटना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी विकास योजनाएँ, जैसे कि यहाँ से हमारा ढेला मार्ग से होते हुए आपका जो बाईपास बनना है हमारा नहर कवरिंग होते, वो प्रस्तावित है। इसके अलावा मंडी परिसर की भी 60 दुकानें
यहीं पे प्रस्तावित हैं। अगर मैं बुधवार को प्रशासन ने मंडी समिति के बाहर पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की। जेसीबी मशीनों की मदद से प्रशासनिक टीम ने मौके पर अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस मामले में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि फरवरी माह में इस क्षेत्र का सीमांकन किया गया था, जहाँ पर करीब 35 अवैध अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए थे। उन्होंने बताया कि जिसमें 11 लोगों द्वारा अपनी दुकानें खोलकर जहाँ और व्यापार किया जा रहा था, तो बाकी लोगों द्वारा यहाँ पर मकान बनाकर वहाँ रहना शुरू कर दिया गया था। उन्होंने बताया कई बार इनको नोटिस देने के साथ इनका पक्ष सुनने की भी बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो एक अतिक्रमणकारी कोई अपना प्रपत्र दिखा पाए और ना ही अपनी कोई सुनवाई के दौरान मजबूत पक्ष रख पाए, जिसके बाद प्रशासन द्वारा इन्हें हटने को लेकर नोटिस दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कई अतिक्रमणकारी आज भी मौजूद मिले, जिसको लेकर प्रशासन ने सुबह 6 बजे से यहाँ पर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। मामले में एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि अब इसमें क्योंकि यह क्षेत्र पहले शिवलालपुर जूनियर का जो क्षेत्र है, यह अब नगर पालिका क्षेत्र में आ गया और उन्होंने बताया कि अब मंडी समिति के अंदर किसान बाजार लगने को लेकर करीब 60 दुकानों का यहाँ पर निर्माण किया जाना है। जबकि जो मेन सड़क से पीडब्ल्यूडी की रोड से सड़क से अतिक्रमण हटाया गया, उन्होंने कहा इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर अब जो है साइनिंग बोर्डों के माध्यम से चेतावनी युक्त बोर्ड लगाए जाएंगे। और बाकी उन्होंने कहा कि अभी जो अन्य अतिक्रमण अन्य स्थानों पर शिकायतें मिल रही हैं, वहाँ भी शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन। देश भर में महिलाओं और छात्राओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कर्णप्रयाग में डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि आज देश के किसी भी कोने में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसके लिए देश की सरकार जिम्मेदार है। बहन तस्लीम हो या फिर देहरादून आईएसबीटी में जो 16 साल की बच्ची के साथ कुकृत्य परिवहन निगम के ड्राइवर व कंडक्टरों ने किया, तमाम घटनाएं हमारे क्षेत्र में लगातार लंबे समय से हो रही थी, जिसके खिलाफ में आज हमने ये रैली निकाली है। और इसका मैसेज आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जाएगा कि कर्णप्रयाग में अभी बहन बेटियां सोई हुई नहीं है, ये अपने मांगों के लिए, अपनी अधिकारों के लिए लड़ रही है। लक्सर क्षेत्र स्थित नगला खिताब गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने सड़क पर एक विशालकाय अजगर को देखा। इस तरह का विशालकाय अजगर सड़क पर देख स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना लक्सर वन विभाग को देते हुए पूरी घटना की जानकारी से वन विभाग को अवगत करवाया, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों तक इस विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू को सफल करने के बाद अजगर को पथरी क्षेत्र के एक तालाब में सुरक्षित छोड़ दिया। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने नियमों के विरुद्ध चल रहे स्कूल बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत परिवहन विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि सभी स्कूली वाहन नियमों का पालन करें और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। एआरटीओ रश्मि पंत ने बताया कि यह रूटीन चेकिंग अभियान है जो समय समय पर परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो वाहन नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि सभी स्कूली वाहन निर्धारित मानकों का पालन करें और बच्चों को सुरक्षित परिवहन प्रदान कर सकें। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।